Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सहायक प्राध्यापक, विधि एवं शास्त्र प्रणाली पीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है वैदिक पद्धति, लीगल मेथड। और इस पाठ्यक्रम में जो व्याख्यान लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, इस व्याख्यान का शीर्षक है विधिक सहायता की संकल्पना और इसका महत्व। व्याख्यान का उद्देश्य: इस व्याख्यान में हम न्याय प्रणाली में न्याय तक पहुंच की अवधारणा को समझेंगे और किसी भी न्याय प्रणाली में न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा की क्या आवश्यकता है और विधिक सेवा की अनुपलब्धता से न्याय कहाँ तक प्रभावित होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस व्याख्यान में हम न्याय प्रणाली में विधिक प्रतिनिधित्व के महत्व को समझेंगे कि किस प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए विधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने हेतु कि उसे न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। न्याय की उपलब्धता या अनुपलब्धता के लिए विधिक प्रतिनिधित्व बहुत ही आवश्यक है। इस व्याख्यान में हम वकीलों द्वारा प्रो बोनो पब्लिको सेवाओं के महत्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात भारत में विधिक सेवा की अवधारणा के विकास को समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह भारत में विधिक सेवा की एक अवधारणा विकसित होती है और यह एक सामाजिक दायित्व आरोपित किया जाता है जो वकील हैं उनके ऊपर कि आप प्रतिनिधित्व प्रदान करें और विधिक सेवा प्रदान करें। इस व्याख्यान में हम भारत में विधिक सेवा के जो संवैधानिक उपबंध हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ भारत में विधिक सेवा हेतु जो भारतीय विधिक परिषद है, भारतीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या फिर भारतीय विधिक आयोग है, उसका क्या दृष्टिकोण है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम भारत में प्रो बोनो क्लब स्कीम को जानने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान में हम विधिक सेवा हेतु भारत में विधायी विकास क्या-क्या हुए हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और अंत में हम इस व्याख्यान में जो विधिक सेवा पर भारतीय न्यायालय के दृष्टिकोण है उसको जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह भारतीय न्यायालयों ने विधिक सेवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु अपने निर्णय दिए हैं, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। विधिक सेवा: जब आप विधिक सेवा की बात करते हैं तो विधिक सेवा एक घटक है न्याय को सुनिश्चित करने हेतु। किसी भी विधिक प्रणाली में, किसी भी राष्ट्र में जो न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है, वह निर्वहन किया जा रहा है वकीलों के माध्यम से, एडवोकेट्स के माध्यम से और उनके द्वारा एक विधिक सेवा प्रदान की जा रही है। अर्थात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे समझ लेना चाहिए कि न्याय सुनिश्चित करने हेतु, न्यायिक प्रणाली में न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु जो विधिक सेवा है, इस विधिक सेवा की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को विधिक सेवा उपलब्ध नहीं होता है तो उसे न्याय सुनिश्चित हो पाएगा, ऐसा कहना बहुत ही एक कठिन प्रश्न होगा। ऐसे में जब हम न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि न्याय प्रणाली में वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और जब हम भारतीय न्याय प्रणाली की बात करें तो हमारी न्याय प्रणाली मुख्य रूप से वकीलों द्वारा बनाई गई एक न्याय प्रणाली है और
वकीलों के समर्थन के बिना या फिर कहें उनकी सेवाओं के बिना, उनके प्रतिनिधित्व के बिना लोगों को न्याय पाने में कठिनाई होगी। अर्थात विधिक सेवा के अनुपलब्धता के कारण न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाएगा और इसी संदर्भ में जो विधिक सेवा है इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। अगर हम पाश्चात्य विचारक दार्शनिक डीन रॉस्को पाउंड की बात करें तो डीन रॉस्को पाउंड ने विधि को एक सोशल इंजीनियरिंग का माध्यम माना था और सोशल इंजीनियरिंग के रूप में कैसे विधि के माध्यम से जो परस्पर विरोधाभासी हित हैं, जो हितों का टकराव हो रहा है, कैसे उस टकराव को कम किया जाना है या कैसे उस टकराव को ख़त्म किया जाना है, उस पे वो चर्चा करते हैं। और उनके उस सिद्धांत में जो सोशल इंजीनियरिंग का काम है, वो सोशल इंजीनियरिंग वकीलों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। उन्होंने वकीलों से सामाजिक इंजीनियर की भूमिका निभाने की अपेक्षा की है। अर्थात जब भी समाज में कोई हित टकराव होता है, तो उस हित टकराव को बैलेंस करने के लिए, उसको समायोजित करने के लिए जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए विधिक सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक विधिक सेवा उपलब्ध नहीं होगा, तब तक आप उस हितों के टकराव को नहीं रोक पाएंगे या फिर हितों के टकराव की स्थिति में सामंजस्य नहीं बना पाएंगे। ऐसे में अगर हम वकीलों की भूमिका पर ध्यान दें, तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के विधि के विकास में वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हुई है। और अगर हम इस भूमिका पर जस्टिस कृष्णा अय्यर के वक्तव्य को देखें तो जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एम.एच. हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में 1978 में कहा था कि न्यायिक प्रक्रियात्मक जटिलताओं, विधिक प्रस्तुतियों और साक्ष्यों की आलोचनात्मक जांच के साथ पेशेवर विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। यहाँ पर पेशेवर विशेषज्ञता से तात्पर्य है विधिक सेवा प्रदान करने वाले लोगों से है। अगर विधिक सेवा प्रदान करने वाले विशेषज्ञों की विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं होती है, तो न्याय सुनिश्चित कर पाना कठिन होगा। इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर का जो ये वक्तव्य है कि जो विधिक पेशेवर हैं, जो उनके पास एक विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उस पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है। और विधि के तहत समान न्याय की विफलता उन बातों पर होती है जहां इस तरह की सहायक कौशल अनुपस्थित हों। अर्थात अगर आप कहते हैं कि न्याय उपलब्ध नहीं है या फिर न्याय की अनुपलब्धता है, तो ऐसे में वो जो विशेषज्ञ ज्ञान है, जो विशेषज्ञ सेवा है, विधिक सेवा है, उसकी अनुपलब्धता एक कारण हो सकती है। तो ऐसे में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। और इसी संदर्भ में ये जो एक संकल्पना विकसित होती है कि विधिक सेवा की क्या है और विधिक सेवा का महत्व क्या है और कैसे किसी न्यायिक प्रणाली में इस विधिक सेवा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम न्याय की अवधारणा की बात करें तो न्याय किसी भी समाज के लिए एक आदर्श है और जो राज्य है उस न्याय को प्रदान करने में माध्यम के रूप में विधियों का निर्माण करता है। विधि एक माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके उपयोग से हमें जो सर्वोच्च आदर्श न्याय है उसे प्राप्त करना है। और न्याय प्राप्त करने से तात्पर्य है न्याय का लोगों तक पहुंच और न्याय का जो जिसको एक्सेस टू जस्टिस कहते हैं, न्याय का लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है। इस संदर्भ में न्याय तक पहुंच प्रदान करने में वकील महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यहाँ पर वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह एक विधिक सेवा प्रदान करते हैं और उनकी विधिक सेवा के अनुपलब्धता अनुपलब्धता के कारण जो न्याय की पहुँच है, उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में जब अगर हम भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें, तो एक गरीब और अज्ञानी व्यक्ति को यह लाभ होता है कि वह विधि के समक्ष अपने मजबूत प्रतिद्वंदी के बराबर होता है और इसका कारण ये होता है कि उसको भी विधिक सेवा उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति को विधिक सेवा उपलब्ध नहीं है, तो अपने आप में वह अपने प्रतिद्वंदी के समक्ष एक कमज़ोर पक्षकार हो जाएगा। क्योंकि उसे जो न्याय सुनिश्चित किया जाना है, वह विधि के प्रावधानों के अधीन किया जाना है। अगर उसे विधिक सेवा प्रदान नहीं की जाएगी, तो उसे न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जो ये विधिक सेवा है, ये पक्षकारों को एक समान अवसर प्रदान करता है, यह देखने के लिए कि उन्हें उन्हें न्याय प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे भी सामान्य सी अवधारणा यह है कि न्यायिक प्रणाली में पक्षकारों को एक समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। समान अवसर से तात्पर्य यह है कि 2 पक्षकार जो आपस में विवाद की स्थिति में हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों को समान रूप से विधिक सेवा मिले, तभी वो एक-दूसरे के प्रति अपनी बातों को रख पाएँगे या फिर अपने बातों को साबित कर पाएँगे। तो ऐसे में जो समान अवसर की संकल्पना है, वह समान अवसर की संकल्पना विधिक सेवा पर भी लागू होगा और विधिक सेवा भी समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। कभी-कभी हम देखते हैं कि समाज में कुछ ऐसे अपराध घटित होते हैं जब समाज के जो अंतःचेतना है उसके अनुसरण में कोई भी वकील उस अपराधी को प्रतिनिधित्व देने में आगे नहीं आता है। तो ऐसे में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी विधिक प्रणाली है, उस विधिक प्रणाली में किसी भी अपराधी को विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार है और जब तक आप उसको विधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक आप उसे न्याय सुनिश्चित नहीं करा पाएँगे। और इसके लिए आवश्यक है कि न्याय तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए इस विधिक सेवा को सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में अगर हम अदालतों की बात करें, अदालतें अन्य सभी शर्तों के अधीन सभी व्यक्तियों के लिए खुली हुई हैं। जिसके पास प्रवेश शुल्क के भुगतान के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वह भी अदालत के समक्ष जा सकता है, अपनी कार्यवाही को वहाँ सुचारू रूप से संचालित करा सकता है और न्याय को सुगम करा सकता है। अर्थात अगर यह कह दिया जाए कि कोई भी न्यायालय, कोई भी अदालत अगर आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है फ़ी का भुगतान करने के लिए, ऐसे में आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आर्थिक कारणों से आपको न्याय से वंचित किया जा रहा है। तो ऐसे में यह भी एक कारक है जहाँ पर न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक बाधाओं को दूर करने का हमेशा और हमेशा प्रयास किया जाता है। अगर हम देखें तो न्याय तक पहुँच की जो बात है, यह अन्य सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को साकार करने का नींव है। जो भी हमारे विधिक अधिकार हैं, जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, वो विधिक अधिकार, वो संवैधानिक अधिकार तब तक प्रवर्तनीय नहीं हो पाएँगे, जब तक हमें विधिक सेवा का अधिकार नहीं हो। अगर हमें विधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए सारे अधिकार अर्थहीन हैं, उन अधिकारों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। इस संदर्भ में विधिक सेवा की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अगर हम गरीबों और वंचितों की बात करें, तो गरीबों और वंचितों के लिए न्याय का सपना तब तक हकीकत नहीं बन सकता, जब तक वकील एक पेशेवर समुदाय के रूप में उन्हें न्याय तक पहुँच दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे नहीं आते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, जिसे हम गरीब कहते हैं या फिर जिसे हम वंचित समूह कहते हैं, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। उस साधन में आर्थिक साधन भी है। अगर वो पर्याप्त साधन नहीं है, तो कोई भी वकील, कोई भी विधिक पेशेवर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए
आगे नहीं आएगा और उन्हें विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा। आर्थिक कारणों से उन्हें विधिक प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो वकीलों को फ़ी देना है, जो अदालत में फ़ी जमा करना है, उसका भुगतान करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो ऐसे में वो गरीब वर्ग, वह वंचित वर्ग न्याय से वंचित रह जाएगा और इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी वर्ग को, वो चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, चाहे अमीर हो, सबको जो विधिक सेवा है, वह विधिक सेवा समान अवसर के साथ उपलब्ध हो। अगर सभी लोगों को विधिक सेवा समान अवसर के साथ उपलब्ध होगा, तो सभी लोग अपने संवैधानिक और विधिक अधिकारों को प्रवर्तनीय करा पाएँगे और साथ ही साथ अपने लिए न्याय सुनिश्चित करा पाएँगे। अब हम विधिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो न्याय की जो अवधारणा है, उस न्याय की अवधारणा के लिए जो विधिक प्रतिनिधित्व का महत्व है, वह यह है कि विधिक प्रतिनिधित्व न्याय की अवधारणा का एक प्रमुख घटक है, एक प्रमुख अवयव है। निष्पक्ष सुनवाई का एक एक पहलू विधि का ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। हम सभी जानते हैं कि न्यायालय में जो निर्णय दिया जाएगा, वह विधि के उपबंधों के अधीन दिया जाएगा और अगर आपको उन उपबंधों की जानकारी नहीं है, तो शायद आप अपना बचाव भली-भाँति तरीके से नहीं कर पाएँगे। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था में साक्ष्य का बहुत ही महत्व है। अगर साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो आपको उस साक्ष्य के आधार पर दंडित किया जा सकता है। लेकिन कौन से साक्ष्य, कैसे साक्ष्य और उस साक्ष्य की कमजोरियाँ क्या होंगी, इसको जानने के लिए विधिक सेवा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके बिना आप अपना सुचारू रूप से बचाव न्यायालय के समक्ष नहीं कर पाएँगे, अर्थात आपके साथ अन्याय हो सकता है। ऐसे में जो न्याय की अवधारणा है, जो न्याय की संकल्पना है, उसके लिए जो विधिक प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जब हम विधिक पेशे की बात करते हैं, तो विधिक पेशेवरों पर एक नैतिक दायित्व अधिरोपित करता है कि विधिक प्रतिनिधित्व सभी के लिए उचित रूप से उपलब्ध हो। अब आज अगर हम वर्तमान समय की बात करें, तो जो भी विधिक पेशेवर हैं भारत में, उनका जो जो फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा है और फ़ी के बिना वो अपने विधिक सेवा का वो नहीं करते हैं, किसी को विधिक सेवा प्रदान नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या विधिक पेशेवर को ये खुली छूट मिल जाए कि वह अपनी विधिक सेवा केवल और केवल एक बड़े मूल्य के लिए ही प्रदान करेंगे? ऐसे में सामान्य सी बात यह है कि एक आदर्श के रूप में कि विधिक पेशेवरों पर एक नैतिक जिम्मेदारी अधिरोपित की गई है। नैतिक जिम्मेदारी से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना बचाव करने के लिए, अपना विधिक प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं रखता है, उसे भी विधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और यह दायित्व अधिरोपित किया गया है विधिक पेशेवरों पर। विधिक पेशेवरों पर यह एक नैतिक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह विधिक सेवा प्रदान करें और विधिक सेवा के माध्यम से एक व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करें। विधिक प्रतिनिधित्व एक ऐसी ज़िम्मेदारी है और अगर आप इस ज़िम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, तो जो आपका विधिक सेवा है, यह पेशा, यह विधिक सेवा एक अपरिष्कृत कार्टेल बन जाएगा, जो विधिक सेवाओं की आपूर्ति को सीमित करने, सेवा की कीमतें बढ़ाने और बाजार में अव्यवस्था पैदा करने के लिए अस्तित्व में हो जाएगा। अर्थात आप जो विधिक सेवा है, इस विधिक सेवा में जो वाणिज्य का अवयव है, उसे ना आने दें और एक नैतिक दायित्व के रूप में विधिक सेवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसका नाम है इंटरनेशनल बार एसोसिएशन प्रो बोनो घोषणा पत्र 2008 और इस घोषणा पत्र में यह घोषणा किया गया है कि स्वतंत्रता, निष्पक्षता, गरिमा
प्रगति, विकास और विधि के शासन के लिए न्याय तक पहुँच बहुत ही आवश्यक है और उस न्याय तक पहुँच के लिए विधिक सेवा और विधिक प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है। और इस संदर्भ में इस अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन का यह भी मानना था कि सभी व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुँच एक मानवाधिकार है। अर्थात राजकीय जिम्मेदारी बन जाती है कि सभी व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु, न्याय सुनिश्चित करने हेतु विधिक सेवा और विधिक प्रतिनिधित्व को वो सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में जब विधिक सेवा की हम बात करते हैं, तो विधिक सेवा की संकल्पना का एक विकसित रूप हमें वर्तमान समय में देखने को मिलता है। और जब हम प्राकृतिक न्याय की अवधारणा की बात करते हैं, तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में एक उसका पक्ष है जो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की बात करता है। तो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए विधिक सेवा और विधिक प्रतिनिधित्व दोनों आवश्यक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय की इस अवधारणा जो कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, अगर इसकी उपलब्धता नहीं है, विधिक सेवा की उपलब्धता नहीं है या फिर विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध नहीं है, तो उसके साथ प्राकृतिक रूप से न्याय नहीं हो पाएगा। और इस प्राकृतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जो एक अमेरिकन न्यायाधीश हैं, जस्टिस ब्लैकमन के अनुसार न्याय की तलाश की अवधारणा की तुलना डॉलर के मूल्य से नहीं की जा सकती। और ऐसा उनका कहना था एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद में, जिसका नाम है जैक्सन बनाम बिशप, और यह निर्णय 1968 में आया था। अर्थात जो विधिक सेवा की आप बात करते हैं, तो विधिक सेवा की तुलना आप आर्थिक लाभ से नहीं कर सकते। इसकी तुलना आप रुपए से या फिर डॉलर से नहीं कर सकते। विधिक सेवा की जो यह आवश्यकता है, यह प्राकृतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है और इसके लिए हमें विधिक सेवा को सुनिश्चित करना होगा। इसी के साथ ही साथ एक जो संकल्पना विकसित होती है, जिसे हम प्रो बोनो पब्लिको कहते हैं, और प्रो बोनो पब्लिको एक लैटिन वाक्यांश है जिसका विधि के पेशे के संदर्भ में अर्थ है लोगों की भलाई के लिए। अर्थात जो विधिक पेशेवर हैं, जिसमें वकील और अन्य व्यक्ति शामिल हैं, विधिक पेशेवर विधिक पेशा में जो विधिक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को लोगों की भलाई के लिए करें। अर्थात विधिक सेवा का प्रदान किया जाना केवल और केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। विधिक सेवा का प्रदान किया जाना लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। लोगों की भलाई के लिए विधिक सेवा का प्रदान किए जाने से तात्पर्य है लोगों के लिए प्राकृतिक न्याय को सुनिश्चित किया जाना। लोगों के लिए आप विधिक सेवा प्रदान करके उनके विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हैं और अंततः उनके लिए प्राकृतिक न्याय को आप सुनिश्चित करते हैं। जो प्रो बोनो पब्लिको सेवा है, यह जनता की भलाई के लिए मुफ्त या कम शुल्क पर प्रदान की जाने वाली विधिक सेवा को संदर्भित करता है। अर्थात जहां पर कोई व्यक्ति शुल्क प्रदान करने में अक्षम है, शुल्क का भुगतान करने में अक्षम है, वहां पर विधिक सेवा उसे निःशुल्क प्रदान किया जाए, या जहां पर कोई व्यक्ति विधिक सेवा हेतु कम शुल्क देने में सक्षम है, वहां उसे कम शुल्क पर ही विधिक सेवा प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को विधिक सेवा प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि जो विधिक सेवा है, यह विधिक सेवा उसके साथ होने वाले न्याय और अन्याय के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसे विधिक सेवा प्रदान किया जाना चाहिए। अगर हम जेम्स ए ब्रुंडेज के कथन पर ध्यान केंद्रित करें, तो उनका कहना है कि मध्ययुगीन वकील इसे अन्य कारीगरों की तुलना में अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक मानते थे कि उन्होंने बिना मुआवजे के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों को अपनी विशेष सेवा प्रदान की है। तो ये
पेशेवर जो जो वकील हैं, जो विधिक पेशेवर हैं, उनके लिए एक प्रतिष्ठा का विषय हो सकता है कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या फिर सामाजिक रूप से वंचित समूह को अपनी विधिक सेवा प्रदान करते हैं और उस विधिक सेवा के प्रदान करने में उन्हें गौरव महसूस होता है, वो गौरवान्वित होते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि विधिक सेवा का महत्व एक समाज में, एक व्यक्ति के संदर्भ में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कितना है। अगर हम प्रो बोनो पब्लिको सेवाओं की बात करें तो वकीलों के लिए पेशेवर आचरण हेतु अमेरिकन बार एसोसिएशन ने एक मॉडल रूल बनाया था 1993 में और इस मॉडल रूल के नियम 6.1 के अनुसार भुगतान करने में असमर्थ लोगों को विधिक सेवाएं प्रदान करना प्रत्येक वकील की पेशेवर जिम्मेदारी है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो नैतिक जिम्मेदारी है, उस नैतिक जिम्मेदारी को एक विधिक जिम्मेदारी में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। और यह प्रयास इसलिए किया गया है कि हम सभी जानते हैं कि जो नैतिक जिम्मेदारी है, उस नैतिक जिम्मेदारी का प्रवर्तन किया जाना या उसका प्रवर्तनीय होना बहुत ही कठिन है। तो ऐसे में अमेरिकन बार एसोसिएशन ने अपने मॉडल नियम में यह प्रावधान करके उस नैतिक जिम्मेदारी को एक विधिक जिम्मेदारी में परिवर्तित करने का प्रयास किया है, जिसके अनुसार भुगतान करने में असमर्थ लोगों को विधिक सेवाएं प्रदान करना प्रत्येक व्यक्ति की एक पेशेवर जिम्मेदारी है। अगर आप इस वकालत के पेशे में हैं और आप इस वकालत के पेशे का भाग बन रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी। अब प्रश्न ये उठता है कि इस नैतिक जिम्मेदारी को राज्य कैसे प्रवर्तनीय बनाता है। आगे हम देखेंगे कि भारत में इस नैतिक जिम्मेदारी को कैसे प्रवर्तनीय बनाया गया है। उसे प्रवर्तनीय बनाए जाने की आवश्यकता है। इस अमेरिकन बार एसोसिएशन के इस मॉडल नियम के अनुसार एक वकील को प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे निःशुल्क सार्वजनिक विधिक सेवा प्रदान करनी चाहिए। अर्थात एक वर्ष में 50 घंटे की जो विधिक सेवा है, वह निःशुल्क रूप से प्रत्येक पेशेवर को प्रदान करना चाहिए। ऐसा एक दायित्व अधिरोपित किया गया है विधिक पेशेवरों पर। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिकन बार एसोसिएशन का ये मॉडल रूल यह प्रयास कर रहा है कि जो नैतिक दायित्व हैं, कैसे उसको प्रवर्तनीय बनाया जाए। और क्यों? क्योंकि यह नैतिक दायित्व किसी के साथ होने वाले न्याय और अन्याय के लिए एक आधारभूत सेवा के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात यह भी कहता है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने में वकील को सीमित साधनों वाले व्यक्तियों या धर्मार्थ, धार्मिक, नागरिक, सामुदायिक, सरकारी और शैक्षणिक संगठनों को बिना किसी शुल्क या शुल्क की अपेक्षा के 50 घंटे विधिक सेवा प्रदान करना चाहिए। तो 50 घंटे का एक नियम बनाया गया है कि आपको वर्ष में 50 घंटे निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि विधिक सेवा उन व्यक्तियों को जिनके पास आर्थिक साधन नहीं है या फिर अपर्याप्त आर्थिक साधन है, उनको किस तरह से निःशुल्क रूप से या फिर कम मूल्य पर विधिक सेवा प्रदान किया जाए, उसके लिए एक नियम यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम भारत में विधिक सेवा के अवधारणा की बात करें तो एक विशाल राष्ट्र में जहाँ पर ढेर सारे ऐसे वर्ग हैं, समूह हैं, व्यक्ति हैं जिनको विधिक सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है, जिनके पास आर्थिक साधन नहीं है, जो सामाजिक रूप से वंचित हैं, ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए भारत में जो विधिक सेवा की संकल्पना है, इसका विकास होता है। और इसका विकास होता है 1980 के दशक में। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने न्यायिक सक्रियता, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से भी जाना जाता है, कि नवीन अवधारणा के तहत काम करते हुए वास्तव में मुफ्त विधिक सहायता के आयाम को बहुत ही विस्तृत किया है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत में विधिक सेवा की जो संकल्पना है, इसको जो एक विस्तृत आयाम मिला हुआ है, उसमें
न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर आप न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के शब्दों पर ध्यान दें, तो उन्होंने इस मुफ्त विधिक सहायता के साथ की संकल्पना के साथ कहा था कि भारत में अब न्याय निर्धन को भी मिलेगा, और उन्होंने वहाँ पर एक वक्तव्य यूज़ किया था जो कहता है कि न्याय चला निर्धन के द्वार। अर्थात अब भारत में न्याय उस निर्धन को भी मिलेगा जिसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि निःशुल्क विधिक सहायता के नाम से उसे विधिक पेशेवर सेवाएँ उपलब्ध होंगी और उसके माध्यम से वो उन सेवाओं का लाभ लेगा। 1971 में मुफ्त कानूनी सहायता पर एक रिपोर्ट में न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि प्रतिकूल मुकदमेबाजी प्रणाली को बनाए रखते हुए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे न्यायाधीश को मुकदमे में अधिक भागीदारी दी जा सके, ताकि जहां तक संभव हो न्याय प्रशासन में अमीरों के साथ समानता के स्तर पर गरीबों को राहत मिल सके। अर्थात यह जो निःशुल्क विधिक सहायता है, इसके माध्यम से गरीबों को अमीरों के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें न्याय प्राप्त होने में कोई कठिनाई ना हो। तो उसके लिए न्यायमूर्ति भगवती का अपना वो विचार था। इसी के साथ-साथ 1973 में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसका शीर्षक था प्रोफेशनल जस्टिस टू पुअर। जो एक व्यावसायिक न्याय है, एक पेशेवर न्याय है, वह गरीब को कैसे मिले, उससे संबंधित उस पे आधारित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1973 में। और उस रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर कहते हैं कि विधिक सहायता देने के उद्देश्य से गरीबों की पहचान को सक्षम करने में हम इसे रिपोर्ट का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और इसके माध्यम से गरीबों की पहचान की जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें यह जानना होगा कि कौन व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है या फिर कम साधन है। उसके लिए जब तक एक मैकेनिज़्म डेवलप नहीं होगा, तब तक हम जो निःशुल्क विधिक सहायता की संकल्पना है, उस संकल्पना का उचित लोगों तक पहुँच सुनिश्चित नहीं कर पाएँगे। अगर हम देखें तो भारत में विधिक सेवा की जो शुरुआत है, भारत में विधिक सेवा की शुरुआत 1952 से हो जाती है, जब भारत सरकार ने गरीबों के लिए विधिक सहायता के प्रश्न पर ध्यान देना शुरू किया। संविधान निर्माण के समय से ही भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह गरीबों को न्याय सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रावधान करे। और 1960 में भारत सरकार द्वारा विधिक सहायता योजनाओं के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए थे और विभिन्न राज्यों में विभिन्न विधिक सहायता बोर्डों, समितियों, विधि विभागों के माध्यम से विधिक सहायता योजनाएं शुरू की गई। तो अगर आप देखें तो भारत में विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक लंबा इतिहास रहा हुआ है, लेकिन उस संकल्पना को, उस प्रयास को एक उचित स्वरूप बाद में मिलता है, शुरुआत में वह उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है। 1980 में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में विधिक सहायता कार्यक्रमों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है और यह समिति यह अनुशंसा देती है कि भारत में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसी दौरान विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क विधिक सहायता दिए जाने की बात की थी, जिसके आलोक में आगे चल के भारत के संविधान में एक संवैधानिक संशोधन किया जाता है और अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। इस समिति को विधिक सहायता योजनाओं को लागू करने वाली समिति के रूप में जाना जाता है और इसने पूरे देश में विधिक सहायता गतिविधियों की निगरानी शुरू की। अर्थात इस समिति का कार्य था कि किस तरह से विधिक सेवा भारत में उपलब्ध है, किस तरह से विधिक सेवा भारत में उपलब्ध कराई जा रही है या की जानी चाहिए, उसको मॉनिटर करना शुरू किया। अगर भारतीय संविधान के संदर्भ में हम विधिक सेवा के प्रश्न को देखें,
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(1) में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38(1) राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 है, उसके तहत आता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(1) के अनुसार राज्य एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके, सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। अर्थात आप देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के ऊपर एक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके, उनके लिए सामाजिक आर्थिक न्याय संरक्षित किया जा सके और उसे बढ़ावा दे जा सके। अर्थात राज्य को इस अनुच्छेद के तहत, इस प्रावधान के तहत कार्य करने की एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसके माध्यम से गरीब लोगों को या सामाजिक रूप से वंचित लोगों को विधिक सेवा सुनिश्चित करने का एक प्रावधान करने के लिए बाधित किया गया है। अगर हम देखते हैं तो समाज के ऐसे वर्ग को जिन्हें निःशुल्क विधिक सेवा की आवश्यकता है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत की संसद ने 1976 में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा एक विशिष्ट नीति निर्देशक तत्व जोड़ा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 39(a) में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 39(a) के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करेगा। अब इस अनुच्छेद में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के ऊपर यह जिम्मेदारी अधिरोपित की गई है कि वो समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करे। न्याय प्राप्ति हेतु गरीब को या फिर अमीर को, साधन संपन्न लोगों को, साधन विहीन लोगों को एक समान अवसर उपलब्ध हो और यह समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए अगर निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है तो राज्य को वह निःशुल्क विधिक सहायता भी सुनिश्चित करना है। और यह निःशुल्क विधिक सहायता या फिर समान अवसर केवल और केवल उच्च आदर्श, जिसे हम न्याय के रूप में जानते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अतिरिक्त अगर हम अन्य प्रावधानों पर ध्यान दें, जहाँ तक भारत में हम विधिक पेशा की बात करते हैं, तो भारत में विधिक पेशे का जो विनियमन है वह भारतीय विधिक परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और भारतीय विधिक परिषद ने भी विधिक सेवा से संबंधित कुछ प्रावधान बनाए हैं। इस भारत में विधिक सहायता एक संवैधानिक अधिकार है जो भारत के संविधान अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39(a) के तहत सुनिश्चित किया गया है। और इसी आलोक में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39(a) के आलोक में भारतीय विधिक परिषद ने व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक नियम 1983 के माध्यम से विधिक पेशेवरों पर एक दायित्व अधिरोपित किया गया है, जिसे समाज के प्रति एक दायित्व माना गया है और उसके माध्यम से विधिक सेवा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अगर हम भारतीय विधिक परिषद के जो व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक नियम हैं, उसमें नियम संख्या 46 को देखें तो नियम संख्या 46 के अनुसार विधि के पेशे में प्रत्येक वकील को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को यदि वास्तव में वकील की आवश्यकता है तो वह विधिक सहायता का हकदार है, भले ही वह इसके लिए पूरी तरह या पर्याप्त रूप से भुगतान नहीं कर सकता या करने में सक्षम नहीं है। अर्थात जो आर्थिक अक्षमता है, आर्थिक अक्षमता किसी भी रूप में न्याय प्राप्ति हेतु एक बाधा न बने। और इसके लिए भारतीय विधिक परिषद ने जो विधिक पेशेवर हैं उनके ऊपर एक दायित्व अधिरोपित किया है। अर्थात
विधिक पेशा में जो जो विधिक पेशेवर कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर एक एक सामाजिक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि कैसे आप विधिक सेवा सुनिश्चित करेंगे, और अगर विधिक सेवा प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, वह पर्याप्त फ़ी का भुगतान नहीं कर सकता है, या कोई सामाजिक रूप से वंचित समूह है जो फ़ी का भुगतान नहीं कर सकता है, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति को विधिक सेवा मिलनी चाहिए, उसे विधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और इसके माध्यम से आप उसे विधिक सेवा सुनिश्चित करेंगे और अंततः उसे न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस तरह आप देखते हैं कि जो भारतीय विधिक परिषद है, जो एक एक नियामक संस्था है, जो विधिक पेशा है, उसकी नियामक संस्था है, उसने भी एक दायित्व अधिरोपित किया है विधिक पेशेवरों पर। इसके पश्चात अ, इस नियम में यह भी उपबंध किया गया है कि एक वकील की आर्थिक स्थिति की सीमा के भीतर गरीबों और उत्पीड़ितों को मुफ्त विधिक सहायता एक वकील के समाज के प्रति सर्वोच्च दायित्वों में से एक है। एक वकील का एक सर्वोच्च दायित्व है कि वह अपनी आर्थिक सीमा के अधीन गरीबों को, वंचितों को विधिक सेवा प्रदान करे। और यह जो दायित्व अधिरोपित किया गया है, यह दायित्व अपने आप में एक सर्वोच्च दायित्व है, जिसका निर्वहन अ, वकीलों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके पश्चात अगर अगर हम भारतीय विधिक परिषद के अन्य प्रयासों पर ध्यान दें, तो भारतीय विधिक परिषद ने विधिक सेवा की उपलब्धता हेतु अन्य प्रयास भी किए हुए हैं, जिसमें आता है कि भारतीय विधिक परिषद ने अब यह बाध्यकारी रूप से यह प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जहाँ विधिक अध्ययन को शुरू किया जाना है, तो ऐसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भारतीय विधिक परिषद अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जब वहाँ पर विधिक सहायता प्रदान करने हेतु विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। तो अब आप इस तरह से देखिए कि विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विधिक परिषद ने जो विधिक पेशेवर अभी छात्र के रूप में विधिक पेशे में शामिल होने के लिए अभी अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया है और उनके भी माध्यम से विधिक सेवा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आज भारत में प्रत्येक विधि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आप विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना पाएँगे, वहाँ पर विधिक सेवा स्थापित की गई है और वह विधिक सेवा निःशुल्क रूप से अपने क्षेत्र में विधिक सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही साथ भारतीय विधिक परिषद ने यह भी प्रावधान किया हुआ है कि प्रत्येक संस्थान जहाँ पर विधि का अध्ययन की व्यवस्था की गई है, एक वरिष्ठ संकाय सदस्य की देखरेख में एक विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित करेगा और उसका संचालन करेगा। विधिक सहायता केंद्र की स्थापना और संचालन प्रत्येक विधि महाविद्यालयों के लिए अपरिहार्य है, उसके लिए बाध्यकारी है। और इसमें जो ये विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना की जा रही है, इसमें जो संकाय सदस्य हैं उनकी और साथ ही साथ जो सीनियर मोस्ट जो वरिष्ठ विद्यार्थी हैं, उनकी उपयोगिता बहुत ही सार्थक है, उनके माध्यम से विधिक सेवा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही साथ भारतीय विधिक परिषद ने यह भी प्रावधान किया है कि वरिष्ठ संकाय सदस्य विधिक सहायता प्राधिकरणों के सहयोग से संस्थान के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा संचालित क्लिनिक का प्रबंधन कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो विधिक सेवा का प्रदान किया जाना यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसमें जो उस संस्थान के जो वरिष्ठ विद्यार्थी हैं वो उसमें सहयोग करें और उसके माध्यम से विधिक सेवा को सुनिश्चित किया जा सके। तो देख रहे हैं आप इस तरह से कि किस तरह से पेशेवर वकीलों को और साथ ही साथ
विद्यार्थियों को जो भविष्य में एक एक पेशेवर विधिक पेशेवर बनेंगे, उनके ऊपर विधिक सेवा प्रदान करने का एक दायित्व अधिरोपित किया गया है और इसके माध्यम से भारतीय विधिक परिषद भी विधिक सेवा सुनिश्चित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके साथ ही साथ अभी कुछ वर्ष पहले भारत में प्रो बोनो क्लब की भी स्थापना की गई है, जो कानून मंत्रालय है उसमें जो जो न्याय विभाग है, उसके आह्वान पर यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक विधि विद्यालय अपने यहाँ एक प्रो बोनो क्लब की स्थापना करेंगे और जो प्रो बोनो क्लब का स्कीम है, उसके माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रो बोनो से तात्पर्य है कि बिना शुल्क के और लोगों के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रो बोनो क्लब योजना की संकल्पना मौजूदा प्रो बोनो कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए की गई है, जिसमें विधि विद्यालयों और छात्रों को इसके दायरे में एकीकृत किया गया है। तो जो आपका विधि विभाग है, विधि मंत्रालय का जो विधि और न्याय विभाग है, उसके माध्यम से प्रो बोनो क्लब की स्थापना करके जो विधि विद्यालय हैं, उसके जो छात्र हैं, उनको वहाँ पर एकीकृत किया जा रहा है और उसके माध्यम से विधिक सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है सक्षम विधि छात्रों के माध्यम से प्रो बोनो अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान करना। अर्थात जो विधिक सेवा है, उस विधिक सेवा में जो पेशेवर विशेषज्ञ जिन्हें हम वकील के नाम से जानते हैं, उनको सहायता देने के लिए जो सक्षम विद्यार्थी हैं, जो सक्षम छात्र-छात्राएँ हैं, उनको भी सम्मिलित किया जा रहा है। अर्थात छात्र-छात्राएँ के सहयोग से जो विधिक पेशेवर हैं, दोनों मिलकर के विधिक सेवा प्रदान करने का अपना एक कार्य, अपना एक उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। और ऐसे में इसके माध्यम से जो प्रो बोनो है, प्रो बोनो क्लब के माध्यम से विधिक सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। और न केवल दक्षता और गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इसकी पहुँच एक आम नागरिक तक सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हर उस क्षेत्र में जहाँ पर विधि विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, वहाँ पर एक विधिक सहायता केंद्र और एक प्रो बोनो क्लब होगा, जिसके माध्यम से विधिक सहायता प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो चयनित छात्र होंगे, किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय के जो चयनित छात्र हैं, विधि के छात्र हैं, जिन्हें प्रो बोनो एसोसिएट्स के नाम से जाना जाता है, वो विधि विद्यालयों से जुड़े प्रो बोनो क्लब का हिस्सा होंगे और एक समर्पित संकाय प्रभारी द्वारा इस प्रो बोनो क्लब का संचालन किया जाएगा। तो प्रो बोनो क्लब का संचालन विधिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, विधिक सेवा प्रदान करने के लिए, विधि के छात्रों के माध्यम से जो विधि के पेशेवर हैं, उनका सहयोग उनके सहयोग से विधिक सेवा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम भारत में भारतीय विधि आयोग और विधि सेवा संबंध में उसके योगदान की चर्चा करें, तो भारतीय विधि आयोग की जो रिपोर्ट है 131वीं रिपोर्ट, जिसे भारतीय विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत किया था, उसमें न्याय प्रशासन में विधिक पेशे की भूमिका और अनुच्छेद 39A के अंतर्निहित इरादों के अनुरूप होनी चाहिए, इस बात पर बल दिया है। अर्थात भारतीय विधि आयोग का यह मानना था कि जब एक संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया है अनुच्छेद 39A में और उसके तहत निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है, तो ऐसे में जो भारतीय विधिक न्याय प्रशासन है, यह भारतीय विधिक न्याय प्रशासन उस अनुच्छेद के आलोक में काम करे। अर्थात विधिक सेवा उपलब्ध हो और जहाँ पर
गरीब या फिर सामाजिक रूप से वंचित लोग को विधिक सेवा की आवश्यकता है, यह विधिक सेवा उन्हें निःशुल्क रूप से मिले। ऐसे में अगर हम भारतीय विधि आयोग और विधिक सेवा हेतु इसके योगदान पर ध्यान दें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रतिकूल प्रणाली में, यहाँ प्रतिकूल प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली है जो कि कॉमन लॉ लीगल सिस्टम पर आधारित है और भारत भी इस कॉमन लॉ लीगल सिस्टम का अनुसरण करता है, जो कि ब्रिटिश प्रणाली की देन है। इस प्रतिकूल प्रणाली में जो अदालतें हैं, जो न्याय प्रशासन है, वहाँ पर एक आधारभूत आवश्यकता होती है कि वहाँ पर विधिक सेवा उपलब्ध हो और विधिक सेवा ही न उपलब्ध हो। इस विधिक सेवा की उपलब्धता हेतु वहाँ पर विधिक प्रतिनिधित्व का होना भी आवश्यक है। तो ऐसे में विधिक पेशे की भूमिका को न्याय की तलाश में सभी वादियों के लिए, सभी पक्षकारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराने वाला होना चाहिए। अर्थात विधिक सेवा का एक समान अवसर सभी पक्षकारों को उपस्थित हो। अगर किसी पक्षकार को विधिक सेवा का समान अवसर उपलब्ध नहीं होता है, तो आप उसे न्याय मिलेगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय विधि आयोग ने भी यह अनुशंसा दी कि विधिक सेवा की उपलब्धता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के आलोक में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में इसने कहा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप किसी समाज के उच्चतम आदर्श की बात करें, तो उस उच्चतम आदर्श में न्याय आता है और न्याय से वंचित होना या वंचित करना और आर्थिक आधार पर उस न्याय से वंचित होना अपने आप में एक दयनीय स्थिति होगी। तो ऐसे में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करके, विधिक सेवा सुनिश्चित करके, विधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके सरकार को न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम भारत में जो विधिक सेवा प्रदान करने हेतु विधिक प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों की चर्चा करें, तो उसमें हम पाते हैं कि भारत में 1987 में जो एक अधिनियम बना, जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के माध्यम से 1987 में पूरे देश में एक समान पैटर्न पर, एक समान मॉडल पर विधिक सहायता कार्यक्रमों को वैधानिक आधार देने के लिए प्रयास किया गया। और अगर हम देखें तो इस वैधानिक प्रयासों में लोक अदालत या फिर ग्राम न्यायालयों की संकल्पना सम्मिलित है। इसके साथ ही साथ इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तो जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके माध्यम से कैसे विधिक सेवा को सुनिश्चित किया जाए, कैसे विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए नीति बनाने या सिद्धांतों को विकसित करने का एक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सबसे प्रभावी और किफायती योजनाएं बनानी चाहती। यहाँ पर किफायती योजनाओं से तात्पर्य यह है कि आर्थिक कारणों से किसी को इस योजना का लाभ न मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किफायती योजना से तात्पर्य यह है कि योजना इस तरह से निर्मित की जाए कि जो विधिक सेवा की उपलब्धता है, वो अधिकतम लोगों को कम से कम मूल्य पर, कम से कम आर्थिक कीमत पर उपलब्ध हो सके। इसके लिए
जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आवधिक अंतराल पर विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, उसका मूल्यांकन करता है और इस अधिनियम के तहत कार्यान्वित कार्यक्रमों और योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन व्यक्तियों को विधिक सेवा देगा जो इस अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। तो विधिक सेवा प्राधिकरण में कुछ मापदंड बनाए गए हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर हम इस मापदंड को देखें तो इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार जो विधिक सेवाएं हैं, जो कानूनी सेवाएं हैं, वो किसे प्रदान की जाएंगी? निःशुल्क रूप से। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य, मानव तस्करी या बेगार का शिकार का कोई व्यक्ति, महिला या कोई बच्चा, कोई विकलांग व्यक्ति, किसी सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार कोई व्यक्ति, या औद्योगिक कामगार, या 9,000 रुपए से कम वार्षिक आय का कोई व्यक्ति है जिसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन योग्य माना जाएगा, उसका प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 में की गई है। इसके साथ ही साथ धारा 13 में उपबंध किया गया है कि उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाला व्यक्ति विधिक सेवाएं प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी को यह संतुष्टि है कि ऐसे व्यक्ति के पास मुकदमा चलाने या बचाव करने के लिए प्रथम दृष्टया साधन नहीं है और मामला उसके लिए उपयुक्त है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया हलफनामा इस अधिनियम के तहत विधिक सेवाओं का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त माना जाएगा और जब तक कि संबंधित प्राधिकारी के पास ऐसे हलफनामे पर अविश्वास करने का पर्याप्त कारण न हो। साथ ही साथ अगर हम न्यायालय की चर्चा करें तो भारत में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में न्यायालय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक जनादेश को कायम रखते हुए कुछ युगांतरकारी फैसले दिए हैं, जिसमें M.H. हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 का मामला, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य के मामला 1979 का मामला और साथ ही साथ खत्री बनाम बिहार राज्य का मामला 1981 का यह मामला शामिल है। इसके साथ ही साथ शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस लॉकअप में ले जाया जाता है तो पुलिस तुरंत ऐसे गिरफ्तारी की सूचना निकटतम विधिक सेवा समिति को देगी और ऐसी विधिक सेवा समिति गिरफ्तार व्यक्ति को राज्य की लागत पर विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तत्काल कदम उठाएगी, बशर्ते वह ऐसे विधिक सहायता स्वीकार करने को तैयार है। और अंत में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने भारतीय न्यायिक प्रणाली में वकीलों की क्या भूमिका है, विधिक पेशेवर किस तरह से न्यायिक सेवा प्रदान करने, विधिक सेवा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किस तरह से विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके वह न्याय सुनिश्चित करते हैं। इस व्याख्यान में हमने न्याय तक पहुंच के लिए न्याय प्रणाली की जो अवधारणा है उसको समझा और साथ ही साथ इसके लिए विधिक प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है इसको जानने का प्रयास किया। हमने वकीलों द्वारा दी जाने वाली प्रो बोनो पब्लिको सेवाओं की चर्चा की और साथ ही साथ भारत में भारतीय विधिक परिषद द्वारा विधिक पेशेवरों पर क्या दायित्व अधिरोपित किए गए हैं जिससे कि विधिक सेवा को सुनिश्चित किया जाए, इसको जानने का हमने प्रयास किया। साथ ही साथ
भारतीय विधिक परिषद के द्वारा कैसे विधि महाविद्यालयों में विधिक सेवा के लिए विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना की जा रही है, या फिर मंत्रालय के द्वारा न्याय विभाग के द्वारा कैसे प्रो बोनो स्कीम लॉन्च किया जा रहा है और इसके माध्यम से विधिक सेवाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, इसको जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ इस व्याख्यान में हमने विधिक सेवा प्रदान करने के लिए भारत में जो विधायी विकास हुए हैं, या फिर भारतीय विधि आयोग की जो अनुशंसा रही हुई है और न्यायालय का जो योगदान रहा हुआ है, इसको हमने विस्तृत अर्थ में जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।